गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं अंकित मीणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विथ A&M में। आज पार्ट सेकंड लेकर आया हूं आपके लिए, क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने पार्ट जो फर्स्ट इसका था वो बहुत अच्छे से समझा होगा और उसके सारे क्वेश्चंस कवर किए होंगे। पार्ट फर्स्ट यदि किसी ने भी नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं और यहाँ आई टैब पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आज देखने वाले हम इसका पार्ट सेकंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रियल बोल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखिए ना। और एक बात और, जो बच्चे ऐसा सोचेंगे कि क्लास 10 के लिए स्पेशल है, तो वैसा नहीं है। हर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उन क्वेश्चन के आंसर इसमें बहुत बेहतरीन आंसर मिलेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी हमारी, तो इसमें हमें हिकअप्स जो होता है, हिचकियाँ क्यों आती है, इसका आंसर भी इसी में मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी आज इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम करते हैं शुरुआत। हमारे चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या थी, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसके 4 टाइप थे। न्यूट्रिशन, जो कि हमने कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन। क्या करने वाले हैं हम? रेस्पिरेशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन हमने लिखा है, तो रेस्पिरेशन का मतलब हम समझते हैं कि ब्रीथिंग है ना, सांस लेना। सिर्फ सांस लेना ही रेस्पिरेशन नहीं होता है, और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। वो चीज़ें क्या होती है, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना बेहतर होता है समझने से पहले, ताकि हमको समझने में आसानी रहे ना, सिंपल वे में समझ सकते हैं। द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, लैंग्वेज पर नहीं जाना, अभी आपको समझाऊंगा मैं। ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इंक्लूडिंग ब्रीथिंग। सर ये क्या बता दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया। देखो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने समझा नहीं, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है। आपको पता ही होगा कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा सेल। सेल चैप्टर में हमने पढ़ा, जिसकी सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, है ना। आपने पढ़ा होगा कि बॉडी की हर एक पार्ट छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। तो हम भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और हम भी किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से बने। अब सेल्स करती क्या है, तो सेल्स क्या करती, जो भी फूड हमने ऑब्टेन किया है बॉडी में, हमारे अंदर जो भी फूड गया है, उस फूड में से जो एनर्जी का काम, जो एनर्जी निकालती है। अब देखिए हमारी बॉडी, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ, है ना, मैं जो भी एक्शन कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर रहे हो, ये हाथों का मूवमेंट करना है, वॉकिंग करना है, टॉकिंग करना है, सारे काम के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, वी हैव टू नीड एनर्जी टू डू एनी एक्टिविटी, है ना। हमें कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अभी एनर्जी आती कहाँ से, फूड में से। फूड में से तो आती है, लेकिन फूड में से लेता कौन है, ये एनर्जी बनाने का काम होता है सेल में। वो कहाँ होता है वो हम देखेंगे। तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी होती है वो सेल से बनी होती है, और सेल में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी होती है। तो इसमें ये लिखा है, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओपन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब होता है जो फूड हमने खाया है। अब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कुछ नहीं होता है, जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना देती है, एनर्जी बना देती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो कितना सिंपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीन्स है, ऑर्गेनिज्म, हमारी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल्स होती है, वो सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन से और ग्लूकोज से दोनों को कंबाइन करके क्या बनाएगी, एनर्जी बनाएगी। और एनर्जी पूरी बॉडी को क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिससे बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और बॉडी वर्क करती है। ठीक है, जो फूड खाते हुए ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। इसमें इंक्लूड है ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना भी इसमें इंक्लूड है। सिर्फ सांस लेना ही, ओनली ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन नहीं है। एनर्जी को बनाना ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलकर, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, और भी जो अदर एनिमल्स है, अदर ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल में फिश आ गई, फिश आ गई नहीं, फिश आ गई। तो फिश ऑक्सीजन कैसे लेती है,
फिश ऑक्सीजन कैसे लेती है? आपने पढ़ा होगा, जब फिश होती है वो ऑक्सीजन को डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है। डिजोल्व मतलब जो वाटर है रहता है, उस वाटर में ऑक्सीजन क्या रहती है? मिक्स रहती है, और उस ऑक्सीजन को वो अपने मुंह के थ्रू लेती है। आप देखना कभी भी एक्वारियम में देखो या कहीं पर भी किसी भी मछली को देखो, तो वो अपने जो माउथ होते हैं मुंह को बार बार ऐसे ओपन करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो वहाँ से ऑक्सीजन लेती है, और उसके साइड में ऐसे जो आपको दिखते हैं ना, उसको बोलते हैं गिल्स, और यहाँ से वो वाटर को लेगी, जो गिल्स है उस वाटर में से ऑक्सीजन ले लेंगे, और जो वाटर है उसको वापस यहाँ से रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये जो मैं वीडियो शो कर रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए आप, इस वीडियो में ये जो फिश है, ये जो फिश है वो अपने माउथ को क्या कर रही है? ओपन कर रही है। ठीक है, इस ओपन कर रही है तो वाटर क्या हो रहा है? अंदर एंट्री कर रहा है, पानी अंदर जा रहा है। अब इस पानी में क्या मिक्स है? ऑक्सीजन मिक्स है। तो इस पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स है, इसके जो गिल्स है उसमें से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेंगे। ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेंगे तो जो फिश है वो ऑक्सीजन ले लेगी, और जो भी वाटर है वो साइड में से गिल्स में से निकल जाएगा। तो यहाँ से एंटर करेगा, उधर गिल्स में से निकल जाएगा। तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं गिल्स, ये इसके ऑर्गन्स है। तो फिश ऑक्सीजन किस ऑर्गन के थ्रू लेती है? गिल्स के। और ह्यूमन किसके थ्रू लेते हैं? ह्यूमन, देखिए पहले हम सोचते थे कि हम जो सांस लेते हैं वो लेते हैं सिर्फ नाक से, नोज से, लेकिन जब हमने नाक बंद करी तो हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं, है ना। तो लेकिन ना तो हम नोज के थ्रू लेते हैं ना माउथ के थ्रू। हमारे जो ऑर्गन है वो है लंग्स। ये तो सिर्फ सांस लेने के रास्ते हैं, है ना, ये रास्ता है जहाँ से हम सांस को लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन लेने का काम कौन करता है? लंग्स। लंग्स ही तो इसको कंज्यूम करते हैं और लंग्स इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में होते हैं लंग्स, और एक्वाटिक में होते हैं, एक्वाटिक यानी कि फिश में होते हैं गिल्स। तो आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा, और ह्यूमन कैसे किस टाइप से लेते हैं वो भी इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि देखो ये इसमें ह्यूमन नोज के थ्रू लेते हैं और फिर वो बॉडी में जाता है। इसको हम आगे से और अच्छे से समझेंगे भी। अब हम आते हैं, रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स, तो रेस्पिरेशन के टाइप्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? देखिए, एरोबिक मीन्स इट इज द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। अब देखो बॉडी में एनर्जी तो बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बॉडी काम नहीं करेगी, एनर्जी नहीं तो बॉडी ऐसे 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 काम करेगी। पता ही है, जो लोग आलसी रहते हैं, है ना, जिनमें एनर्जी रहती नहीं है, वो ऐसे एकदम खत्म रहते हैं ना, पूरे बॉडी उनकी बहुत रिलैक्स रहती है। लेकिन जब एनर्जी रहती है बॉडी में, तो हर बॉडी में एनर्जी का बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना ही याद रखना है कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी बनेगी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगी, ऑक्सीजन होगी तभी एनर्जी बनेगी। और एनारोबिक क्या होता है? अपोजिट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट अपोजिट इसके, कि इसमें इट इज द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी लेकिन अब्सेंस ऑफ और लेक ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन की कमी में बनेगी या ऑक्सीजन की अब्सेंस में बनेगी एनर्जी, है ना। पहले वाले में क्या था एरोबिक में, कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में क्या था? एनर्जी प्रोड्यूस होगी बट अब्सेंस और लेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसके ये बहुत ही सिंपल टाइप है। इसके जो एग्जाम्पल है अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल? एरोबिक रेस्पिरेशन के और एनारोबिक रेस्पिरेशन के। ठीक है, देखिए ग्लूकोज ये क्या होता है? जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड से बॉडी में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी ग्लूकोज को ही ले पाती है, फूड में से ग्लूकोज निकाल लेती है, उसी ग्लूकोज से फिर एनर्जी बनती है। अब ये किस टाइप से होता है देखिए, इसका थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको हम समझते हैं, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज के साथ होता क्या क्या है? देखिए, जब भी ग्लूकोज जाता है कहाँ पर, ये पूरी जो प्रोसेस है वो होती है बॉडी की सेल के अंदर। कहाँ होती है? सेल में, है ना। ये होती है सब सेल के अंदर। सेल क्या होता है? जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है ना, जिसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। अब सेल के अंदर क्या होता है? देखिए, जैसे ग्लूकोज एंटर करता है सेल के अंदर, सेल जैसे अपना दरवाजा खोलता है, गेट खोलता है और वेलकम करता है ग्लूकोज, आइए ग्लूकोज जी। अब जैसे ग्लूकोज आता है तो
सेल के अंदर जो सेल है उसके अंदर एक कमरा है, उस कमरे का नाम है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ग्लूकोज को बुलाता है और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, पायरूवेट में। किस में कन्वर्ट कर देता है, पायरूवेट में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो प्रोसेस होती है वो होती है सेल में। जैसे ही सेल अपना दरवाज़ा खोलता है, वेलकम करता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लूकोज जैसे अंदर जाएगा ग्लूकोज को एक कमरा मिलेगा, उस कमरे का नाम रहेगा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के पास जब ग्लूकोज जाएगा तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पायरूवेट में। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और पायरूवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। मतलब यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये इसको पायरूवेट में चेंज कर देता है। कौन करता है, साइटोप्लाज्म का काम है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, हमारी बॉडी की सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब ये पायरूवेट क्या है, देखिए पायरूवेट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे दूध है ना, दूध से अपन कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। दूध से हम पनीर बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, है ना, दूध से घी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दूध से बना सकते हैं। उसी तरह पायरूवेट भी अलग अलग काम करता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। यदि ऑक्सीजन की अब्सेंस है ना, यदि ऑक्सीजन की अब्सेंस है, यदि ऑक्सीजन नहीं है, तब पायरूवेट किस में चेंज हो जाता है, पायरूवेट चेंज होता है एथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। किस में चेंज हो जाता है, एथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। आपको याद रखना है कि जब भी ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है तो जो पायरूवेट होता है खुद को चेंज कर लेता है, किसमें, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यीस्ट। ईस्ट आपने सुना होगा, खमीर जिसको बोलते हैं, जो केक में या फिर ब्रेड में ये चीज़ें जब बनाई जाती है तो इसमें डाला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सारी चीज़ें स्पॉन्जी हो जाती है। स्पॉन्जी मतलब है ना, स्पंज हो जाती है ना, क्योंकि इसमें से CO2 गैस रिलीज होती है। तो जैसे CO2 गैस रिलीज होती है तो किसी भी चीज़ को वो क्या कर देती है, स्पंज, जिसमें CO2 के बबल्स आ जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को स्पंजी बनाने में ऑक्सीजन की अब्सेंट रहती है, तब ये काम होता है, और ये प्रोसेस होती है ईस्ट में। तो अब एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये होता है अब्सेंस में। लेकिन लेक ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ना तो पूरी ऑक्सीजन खत्म हुई है और ना ही भरपूर ऑक्सीजन है, मतलब कमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, तब क्या होगा। तो देखिए, जब भी लेक ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, जो पायरूवेट है ये चेंज हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है वो हम समझेंगे। पहले दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। देखो एनर्जी तो हर जगह बनेगी, यहाँ पर भी एनर्जी बनेगी, यहाँ पर भी एनर्जी बनेगी, यहाँ पर भी, क्योंकि एनर्जी का बनना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो एनर्जी तो बन गई, एक चीज़ और बनी लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेन करता है। देखिए ये काम कब होता है, आपने देखा कि जब भी हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वजन वाला काम, भारी भर के काम करते हैं, तो भारी भर का काम थोड़े समय के लिए करेंगे तो हमारी सांसें फूलने लगती है, हम बहुत फास्ट ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेना चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि मसल्स में क्या हो जाती है, मसल्स में हो जाती है लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो हम बहुत फास्ट ऑक्सीजन को लेना चालू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि जब भी लेक ऑफ ऑक्सीजन होती है, हम कोई भारी काम करते हैं तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनता है कब बनता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब बॉडी में ऑक्सीजन कमी रहती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी लैक्टिक एसिड के कारण बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। तो जब भी देखना आप कोई भारी सामान उठाते हैं या उस सामान को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब हमारी बॉडी में जो पेन होता है वो इसी के कारण होता है। यही है वो जो हमारी बॉडी में पेन करता है ना। कब पेन करता है, जब हम कोई काम करते हैं, कोई भारी काम करते हैं अपनी मसल्स के थ्रू, उससे जो पेन होता है वो इसी के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, और एनर्जी तो बनेगी। ठीक है, और ये मसल्स में क्या होता है, पेन होता है। तो मसल्स में पेन किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा कब, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रहती है ना, एबेंडेंट रहती है, एकदम भरपूर मात्रा में, सफिशिएंट ऑक्सीजन होने पर क्या होता है, ये जो पायरूवेट है वो चेंज होता है वाटर में, CO2 में और एनर्जी में। एनर्जी तो बनेगी क्योंकि एनर्जी तो जरूरी है ना। अब CO2 गैस बन जाती है जिसको हम वापस निकाल देते हैं, और वाटर बॉडी में बन जाता है स्वेटिंग के थ्रू, एक्स्ट्रा मटेरियल में निकल जाता है। ठीक है, वाटर। तो ये हमने समझे थे, ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल, और ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्लूकोज होता है उसको साइटोप्लाज्म में चेंज कर देता है पायरूवेट में, है ना। साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल के अंदर होता है। पायरूवेट 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, किस किस में,
absence ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की कमी है तो एथेनॉल CO2 एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ईस्ट, ये काम होता है ईस्ट में। लेक ऑफ ऑक्सीजन है तो बॉडी में लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे बॉडी पेन करने लगेगी, बॉडी में दर्द होगा, ठीक है। जो थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन है तब ये तीन चीज़ों में, ग्लूकोज तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर में जो वेस्ट निकल जाता है ना, CO2 जो हम बाहर ले लेते हैं, निकाल देते हैं, और एनर्जी जो बॉडी में रहती है, ठीक है। तो ये थे इनके एग्जाम्पल जो आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब वो देखने वाले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस क्या होती है, कि जो सांस जाती है वो किस रास्ते से जाती है, कहाँ जाती है, उसका होता क्या है ना, वो सब अब हम इसमें समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर, देखिए। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कहाँ से क्या क्या होने वाला है, वो हम सब देखने वाले हैं। पहले देखते हैं एवरेज ब्रीथिंग कितनी होती है। मतलब एवरेज ब्रीथिंग रेट जो होती है वो होती है 16। इट मीन्स हम 1 मिनट में 16 से 17 बार, 1-2 आगे पीछे हो सकता है, 16 से 17 बार ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, 16 से 17 बार ये प्रोसेस होती है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, जब हम स्लीपिंग कर रहे होते हैं, तब ये कम हो जाती है, 12 टाइम हो जाती है, 12 बार। ऐसा क्यों होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम सो रहे होंगे, यदि ऑब्जर्व नहीं किया तो आज करके देखें, जब हम सोते हैं, जब रेस्ट करते हैं, तो हम सांसों को थोड़ा डीप लेते हैं ना, बहुत डीप चले जाते हैं, बहुत डीप लेते हैं, इसलिए जो रेट है वो कम हो जाता है, 3 पे 4 घट जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, वो 1 मिनट में 25 टाइम्स ब्रीथिंग करते हैं, मतलब 25 बार सांस लेते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो उनका जो लंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है ना। तो हमारी जो एवरेज ह्यूमन की होती है वो 16 टाइम होती है। स्लीपिंग टाइम जब सो रहे होते हैं तब ये 12 हो जाता है। चिल्ड्रंस में कितना होता है? 25। तो बच्चे 1 मिनट में 25 बार सांस लेते हैं, 25 टाइम। हम 1 मिनट में 16 बार लेते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब ये 1 मिनट में हम 12 टाइम लेते हैं। अब देखिए अब होता क्या है, अब हम एटमॉस्फेयर में से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जाती कहाँ है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लेते हैं नोज के थ्रू, नाक के थ्रू। अब नाक से नहीं लेते, ये तो ऑक्सीजन के जाने का रास्ता है, लेने वाला काम कौन करता है? लंग्स करते हैं, ठीक है। ये लंग्स करते हैं लेने का काम। तो सबसे पहले प्रोसेस चालू होती है यहाँ से जाती है ऑक्सीजन अंदर। अब यहाँ पर होती है नोजल कैविटी, ठीक है। ये जो आपको यहाँ दिखेगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होती है हमारी नोज कैविटी। यहाँ पर क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म में म्यूकस होता है। देखिए जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वो प्योर नहीं होती है ना, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो वो बॉडी के अंदर जाएगी तो वो बॉडी को हार्म कर सकती है। तो यहाँ पर नोज कैविटी में म्यूकस होता है, एक चिपचिपा सा होता है, जो क्या करता है, जिससे भी जितने भी डस्ट पार्टिकल है, धूल है, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, उसको वो यहीं चिपका लेता है। उसको वो क्या कर देता है? यहीं चिपका। आप जिसने जो भी नाक में उंगली डाल के देखना, आपको ये चिपचिपा सा मिलेगा, है ना, ठीक है। तो नोज कैविटी में क्या होता है? म्यूकस होता है, जो कि क्या करते हैं, सारे धूल पार्टिकल्स को, जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ चिपका लेता है। और प्योर ऑक्सीजन कहाँ एंटर करती है? अंदर। प्योर ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। अब अंदर एंटर करने के बाद ये कहाँ जाएगी? फेरिनेक्स में। अब ये फेरिनेक्स क्या होता है? देखिए इसी मुंह से हम, यहीं से हम खाना भी खाते हैं। देखिए होता क्या है, फेरिनेक्स क्या होता है? यहाँ से हम खाना खाते हैं और यहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब अंदर जाकर जहाँ पर भी मिलती है, क्योंकि देखो ये नीचे जाने का रास्ता तो एक ही अंदर जाने का, यहाँ से खाना खा रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन वाला रास्ता और फूड वाला रास्ता जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं फेरिनेक्स, है ना। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑक्सीजन और फूड दोनों के रास्ते जहाँ पर मिलते हैं, ऑक्सीजन वाला और फूड वाला रास्ता जहाँ पर भी आके मिलते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर बोलते हैं फेरिनेक्स, कॉमन पॉइंट होता है। तो फेरिनेक्स में, अब यहाँ पर फेरिनेक्स में आ जाएगी ये। अब फेरिनेक्स के बाद क्या आती है? लेरिनेक्स। लेरिनेक्स क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये जैसे दिख रहा है वॉइस, इसको यदि अपन दबाते हैं तो हमारी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भी चेंजेस दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने मेरे लेरिनेक्स को क्या कर दिया है? प्रेस कर दिया है। तो लेरिनेक्स को यदि प्रेस करते तो हमारी वॉइस में चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉइस कहाँ से प्रोड्यूस होती है? यहीं से प्रोड्यूस होती है ना। साउंड कहाँ से बनता है? यहीं से बनता है। तो यदि इस लेरिनेक्स को हम थोड़ा सा दबा देना तो हमारा साउंड में चेंज हो जाता है, जैसे आपको मेरे साउंड में भी चेंज दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेरिनेक्स, ये होता है फेरिनेक्स। अब फेरिनेक्स और लेरिनेक्स के बाद आता है ट्रेकिया। ये जो नली दिख रही है आपको, है ना, ये पाइप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया क्यों बोलते हैं? देखिए इसको
ओसिफेगस भी बोलते हैं, ओसिफेगस फूड वाले रास्ते को बोलते हैं। इस पूरे पाइप को ट्रेकिया बोलते हैं। इस ट्रेकिया के अंदर सी शेप में कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज का मतलब होता है ये कुछ बोन्स टाइप होती है, छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। इनका काम क्या है, देखो ये यदि नहीं रहेंगी ना तो ये, जैसे मान लो इसको यदि हटा दे, यदि नहीं रहेंगी तो जब हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो ये जो पाइप है सिकुड़ के चिपक जाएगा, और जब सिकुड़ जाएगा तो सांस कैसे लेंगे, सांस लेते ही नहीं बनेगी ना, तो ये चिपक जाएगा। तो इसके लिए इसमें क्या होती है, ये छोटे छोटे सी शेप में कार्टिलेज होती है जो कि उस पाइप के साइज को बनाए रखती है ना। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, जो कि हमारे पाइप जो है ये ट्रेकिया, इसके साइज को मेंटेन करके रखती है। अब इस ट्रेकिया के रास्ते जो ऑक्सीजन है वो यहाँ तक एंटर करती है। अभी तक ऑक्सीजन लंग्स में नहीं गई है, अभी कहाँ गई है, नोस, नोजल कैविटी, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, नोस, नोजल कैविटी, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स। फेरिनेक्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना हलक, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हलक बोलते हैं कि हलक में हाथ डाल दो, तो वही है फेरिनेक्स। फेरिनेक्स के नीचे लेरिनेक्स, लेरिनेक्स ये वॉइस बॉक्स जिसको हम दबाते हैं तो हमारा साउंड चेंज हो जाता है ठीक है। तो फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, लेरिनेक्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब यहाँ आ गए अपन, है ना, ये वाला पाइप। अब जैसे ये ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब एक नली थी तब तक ट्रेकिया बोलेंगे, जब दो नली बन जाएगी तो इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। अभी तक ट्रेकिया थी, जब तक एक नली थी तब तक ट्रेकिया, दो नली हो गई तो ब्रोंकाई, एक नली थी तो ट्रेकिया, दो हो जाएगी तो ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, क्या हो गई, ब्रोंकाई। अब एक ब्रोंकाई ये है और एक ब्रोंकाई ये है, ठीक है, एक ब्रोंकाई ये है और एक ब्रोंकाई ये है। अब ये जो ब्रोंकाई है ये भी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, अलग अलग बढ़ जाती है। इस ब्रोंकाई से जो ये ब्रांचेस निकल गई, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, यहाँ पर एक ये, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। देखो, नोज से नोसल कैविटी में ऑक्सीजन गई, म्यूकस ने सारे डस्ट पार्टिकल को चिपका लिया, प्योर ऑक्सीजन अंदर आ गई। उसके बाद फेरिनेक्स में गई। फेरिनेक्स क्या है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर खाने वाला रास्ता और ऑक्सीजन वाला रास्ता दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद लेरिनेक्स में गई। लेरिनेक्स यानी कि वॉइस बॉक्स, जो हमारी वॉइस के लिए जो जहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, लेरिनेक्स। ठीक है, लेरिनेक्स के बाद हम आ गए ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है, ये वाला जो पाइप है इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर क्या होती है, कार्टिलेज बोन्स होती है जो कि उसके साइज को मेंटेन करके रखती है। अब ट्रेकिया यदि एक नली थी तो ट्रेकिया हो गई, जैसे ही आगे दो नली बन गई, एक ही और एक ही, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई ये है और एक ब्रोंकाई ये है। ओके, अब ये ब्रोंकाई भी आगे जाके देखो डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर बन रही है। तो ब्रोंकाई आगे जाकर क्या बन जाएगी, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई क्या बन जाएगी, ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाइल्स किसमें हो गई, ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो गई। अब ऑक्सीजन यहाँ ब्रोंकाइल्स में जाएगी। और यहाँ आपको जो ये गुच्छे टाइप दिख रहे हैं, बंच टाइप, इसको बोलते हैं अपन एल्वियोली। ठीक है, इसको बोलते हो एल्वियोली। हमारी जो मेन ऑक्सीजन जो हम लेते हैं ना, वो इस एल्वियोली में ही आती है। इस एल्वियोली में आकर फिर ब्लड में चले जाती है। ठीक है, वो ब्लड से पूरे सेल में चली जाती है। वो कैसे होगी हमें आप देखने वाले हैं। तो ऑक्सीजन के आने का रास्ता क्या है, अभी तक तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन आती कैसी है। तो नोस, नोजल कैविटी, ठीक है, हलक यानी कि फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स, एल्वियोली। ठीक है, तो ये सारे हो गए नोस, नोजल कैविटी, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स, एल्वियोली, ब्लड और सेल्स। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब हम देखने वाले हैं कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सांस लेने में कौन निभाता है ना, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखो, लंग्स हमारे ऑक्सीजन को लेते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप देखिए, ये मैंने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, ये रिलीज कर दिया, तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले तो लेते हैं, हमारे लंग्स ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन लंग्स में इतनी पावर नहीं है, जो इतनी क्षमता नहीं है कि इस ऑक्सीजन को छोड़ सके, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ सके। ठीक है, रिलीज करने की इसमें ताकत नहीं है, ले लेते लेकिन छोड़ते नहीं आता। तो इसी का काम करता है यहाँ पर डायफ्राम। इसको बोलते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, देखिए, जब हम सांस ले लेते हैं, है ना, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे चेस्ट में ऑक्सीजन भर जाती है पूरे। ठीक है, ऑक्सीजन भर जाएगी। अब
चेस्ट में भर जाएगी। तो डायफ्राम जब हम ऑक्सीजन लेंगे ना तो डायफ्राम ऐसा प्लेन सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी आपको ऐसा घुमा हुआ दिख रहा है, प्लेन हो जाएगा। और फिर डायफ्राम क्या करता है, इसको पुश करता है ऊपर, ये ऊपर इसको पुश करेगा तो ये जो लंग्स है ये ऊपर क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। तो 75% रोल प्ले करता है डायफ्राम, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ने के लिए। अब मान लो किसी दिन लंग्स ने ऑक्सीजन ले ली और डायफ्राम से बोला भाई पुश करो इसको, वो बोलेगा नहीं आज तो हम छुट्टी पे रहे हैं, आज हम पुश नहीं करेंगे। तो फिर CO2 बाहर कैसे निकलेगी, ऐसे ऐसे करके तो बाहर निकालेंगे नहीं ना। तो डायफ्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ, इस वीडियो में देखिए। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जैसे हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो डायफ्राम क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकल रहा है। तो डायफ्राम क्या करता है, इसको ऊपर पुश करता है, जिससे लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। तो डायफ्राम का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस में, है ना। इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे सिर्फ लंग्स ही काम करते, नहीं, लंग्स के साथ डायफ्राम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि यदि कोई बिल्डिंग से बहुत बड़ी हाइट से गिर जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को यहाँ लग जाए, और यदि उसको यहाँ लग जाए, चाहे उसके हाथ पैर सर में कहीं ना लगे और यहाँ लग जाए, तब भी उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका डायफ्राम टूट जाता है। और यदि किसी का डायफ्राम टूट गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी तो सांसें रुक जाएगी तो ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो डायफ्राम क्या करता है, जो भी ये ऑक्सीजन को लेगा तो लंग्स में ऑक्सीजन भर जाएगी। फिर डायफ्राम से बोलेगा भाई मुझे हेल्प करो। तो डायफ्राम क्या करेगा, इसको ऊपर से धकाएगा। जैसे ऊपर से धकाएगा तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो डायफ्राम का वर्क ये होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमें हिचकियाँ क्यों आती है ना, हिचकी के पीछे का क्या रीज़न है। अब हम देखने वाले हिचकियाँ क्यों आती है। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि हमें जो हिचकियाँ आती है खाने के तो अब हम देखने वाले हैं कि हमें हिचकियाँ क्यों आती है। देखो बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट इसका है ना। क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेने का हमारा सांस लें या खाना खाए रास्ता तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक को बिठा दिया हमने चौकीदारी करने के लिए। चौकीदारी करने के लिए कौन बैठा है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम ये है कि जैसे कि एक चौराहे पर पुलिस वाले को खड़ा कर देते हैं ना, कि बड़े वाहन इस साइड जाओ, छोटे वाहन इस साइड, मतलब जो बड़े व्हीकल्स है वो एक साइड, छोटे व्हीकल्स इस साइड। तो इसका काम यह है, ये चौकीदारी करता है। ये क्या करता है, जैसे ये है एयर वाला, ठीक है, यहाँ जाती है अपनी एयर, ऑक्सीजन, और ये है फूड, ये फूड वाला रास्ता है। तो ये यहाँ बैठा रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, अब देखो इसका कहना तो कोई मानेगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये है ना इधर वाले रास्ते को बंद कर देता है, इधर वाले रास्ते को बंद कर देता है, जिससे खाना डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं, तो क्या करता है, इधर वाले रास्ते को बंद कर देता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इधर वाले रास्ते को बंद कर देता है, फूड वाले को, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये करता है चौकीदारी का काम। कौन है, क्या नाम इसका, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस ही जिम्मेदार है हमारे लिए, हमारे फूड को कहाँ भेजना है, हवा को कहाँ भेजना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कौन बताता है कि भाई ये फूड है, ये ऑक्सीजन है, तुझे कहाँ मुड़ना है। इसको ये कौन बताता है कि तुझे ड्यूटी कहाँ करनी है ना, कौन बताता है। तो इसको काम करता है ब्रेन, इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हम तो कंट्रोल करेंगे नहीं ना। जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं तो हम तो इससे नहीं बोलेंगे चलो एपिग्लोटिक्स में खाना खा रहा हूँ, इधर वाले रास्ते को बंद कर दो, इधर वाले रास्ते को खोल दो। चलो अब मैं सांस ले रहा हूँ, इधर वाले रास्ते को बंद कर दो। ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। अपनी बात मानेगा क्या वो तो बॉडी के अंदर है ना। ये बात मानता है ब्रेन की, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। ब्रेन ही बताता है कि भाई ये खाना है, इसको इधर भेजना है तो इधर आ जा, भाई ये ऑक्सीजन है, इधर इसको इधर भेजना है तो इधर से लॉक हो जा, है ना। तो ब्रेन ही होता है जिसको कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी खाना खाते समय हम किसी को याद करते हैं, है ना, किसी के बारे में सोचते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं, बहुत अलग दुनिया में चले जाते हैं, या किसी से बातें करने लगते हैं, किसी के बारे में बहुत सोचते हैं कि वाह ये वो, है ना, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जब हम किसी को याद करने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, उसकी यादों में खो जाता है, एकदम बिजी हो जाता है। अब जब ब्रेन बिजी हो गया और खाना खाते जा रहे हैं, ब्रेन बिजी है। अब एपिग्लोटिस बोलेगा भाई कहाँ
ये क्या है, इसको किधर कौन से वाले रास्ते पे भेजूँ मैं, एपिग्लोटिस को तो पता ही नहीं, और ब्रेन भाई साहब बिजी हैं, ब्रेन तो दूसरे के ख्यालों में खोया हुआ है, अब एपिग्लोटिस को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये क्या करता है कभी कभी, है ना, जो फूड आता है, फूड को जाना इधर चाहिए था और इधर हो जाता है, ये बंद हो जाता है, और फूड वाले को गलती से इधर भेज देता, और इधर आकर ये कहाँ जाते हैं, फूड आ जाता है लंग्स में। अब लंग्स में तो एयर का आने का रास्ता है, यह आ जाता है फूड, तो लंग्स बोलता है अरे भाई इधर कहाँ आ रहे हो, गलत जगह आ गए तुम, है ना, गलत रास्ते पर आ गए, तुम्हारा रास्ता उधर है। तो ये क्या करता है, इसको पंप करता है ना, इसको प्रेशर देता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो हमें हिचकी आती है। फिर यदि आधा खाना यहाँ पहुँचा, है ना, और थोड़ा बहुत खाना भी रह गया, फिर वापस से 1 मिनट बाद हिचकी चलेगी, है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई पानी की एक बूंद या खाने का छोटा सा भी पीस इस साइड आ गया, एयर वाले साइड आ गया, तो एयर वाले साइड आने से लंग्स क्या करता है, इसको लंग्स और दोनों डायफ्राम मिलके इसको पुश करते हैं, और जब वो इन दोनों को पुश करेंगे तो खाना इस साइड आएगा, ये दोनों इस साइड आएंगे, इसलिए हमें क्या चलती है, हिचकी चलती है। जैसे आप देखो, आप इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में ये फूड जा रहा है, तो ये जो बंद होने का काम कर रहा है ये है एपिग्लोटिस, ठीक है, इसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस ने फूड वाले रास्ते में भेज दिया फूड को, आप देखना इसी में ये फूड को एयर वाले रास्ते में जब भेजेगा तो हमें हिचकी आएंगी, आपको भी दिखेगा। जैसे देख लो, ये अब हिचकियाँ आने लग गई, है ना, फूड अंदर गया, गलत रास्ते पे चला गया, तो डायफ्राम और लंग्स इसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आ रही है, हिचकी आ रही है। तो हिचकी आने के पीछे का रीज़न क्या है, हमारे घर पर या क्या बोलते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, जब हम किसी को याद करते हैं खाते पीते समय, जब हम और किसी के बारे में सोचते हैं तब हमें हिचकी आती है, ठीक है। तो ये मिथ गलत है, जब हम किसी को याद करते हैं ना तब हमें हिचकी आती है, जब हम किसी को याद करते, ना कि कोई हमें याद करता है तो हिचकी आती है। वाईफाई थोड़ी ना है कि यार वो याद करेगा तो वाईफाई कनेक्ट हो गया, है ना, ये इतनी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है ना, हो जाएगी आगे आने वाले समय में, लेकिन अभी नहीं हुई है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, फूड को या पानी को इधर इस वाले रास्ते में भेज देता है, जो कि लंग्स उसको प्रेशर से बाहर निकालते हैं। तो इसी के कारण हमारे बॉडी में हमें हिकअप्स आती है, और जब हम पानी पी लेते हैं तो ये खाना अंदर उतर जाता है और फिर वो हिचकियाँ आना बंद हो जाती है। अब देखिए, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे अभी तो हमने ये समझ लिया रास्ता, ऑक्सीजन के आने का रास्ता क्या था, यहाँ से नोज से नोसल कैविटी, फिर फेरिनेक्स, लेरिनेक्स और ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली। अब ये एल्वियोली क्या होता है, इसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। ये देखो बलून्स के टाइप गुच्छे होते हैं यहाँ पर, है ना, ब्रोंकाइल्स में लगे हुए बलून्स के गुच्छे होते हैं। हम जो जनरली ऑक्सीजन लेते हैं ना वो यहीं आती है, यही फूलती है, जैसे ही आएगी तो बलून की तरह ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ पर बैठा रहता है हीमोग्लोबिन, कौन बैठा रहता है, हीमोग्लोबिन, या फिर टकटके लगा के बैठा रहता है, फिर टकटके लगा के बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है, जैसे ऑक्सीजन आई ये पूरी ऑक्सीजन को यहाँ से उठा लेगा, कौन, हीमोग्लोबिन पूरी ऑक्सीजन को यहाँ से उठा लेगा और पूरी बॉडी में बांट देगा, लो भाई लो ऑक्सीजन लो, सब लोग ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो, सबको ऑक्सीजन बांट देगा। वो सबसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड लाकर फिर इसको वापस दे देगा और ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर ये वापस ऑक्सीजन ले, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद यहाँ टकटके लगाकर बैठ जाएगा, फिर वेट करेगा ऑक्सीजन आएगी कि नहीं आएगी, फिर ऑक्सीजन आएगी, फिर ऑक्सीजन ले लेगा यहाँ से, फटाफट ऑक्सीजन ले लेगा, सबको लो, सब लोग फटाफट ऑक्सीजन ले लो, फटाफट ले लो, पूरे ब्लड की सेल्स को ऑक्सीजन दे देगा। तो ऑक्सीजन को ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है, बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि ब्लड का कलर रेड किस कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन कारण। तो हीमोग्लोबिन ही वो है जो यहाँ से ऑक्सीजन को उठाएगा, चलो 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 ऑक्सीजन आ गई, चलो ऑक्सीजन लेकर जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, और यहीं पर बैठा रहेगा टकटके लगा के, चलो ऑक्सीजन का भी वेट करेगा। तो एल्वियोली से जो हमारी ये एल्वेली है ना, यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से, है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम थर्ड वाला
थर्ड वाली प्रोसेस को समझेंगे। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज आपको मिला है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक इतने नॉलेजफुल वीडियो को सेंड कीजिए ताकि वो भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।